इन सब में जिस जिस कंपनी का मैं नाम ले रहा हूं, सिप्ला, बायोनटेक, जीएसके, ऑरबिंदो, फाइजर, डॉक्टर रेड्डी, हिट्रोलैब्स, मर्क, जॉनसन एंड जॉनसन, लिस्ट बहुत लंबी है। कोई देश ऐसा बाकी नहीं है जिस देश की फार्मा कंपनियों में, दवा बनाने वाली कंपनियों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इन्वेस्ट नहीं किया। समझते जाइए आप बात को। दवा बनाने वाली कंपनियों में निवेश कर रही है, कंपनी के रूप में नहीं। सामने से दिख रहा है कि ये तो फिलैंथ्रोपी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, लेकिन ये फिलैंथ्रोपी नहीं कर रही है, ये पैसे का निवेश कर रही है। क्यों? क्योंकि इन्हें यह मालूम हो गया था कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, और ये कोई इंजीनियर नहीं है बिल गेट्स, साइंटिस्ट भी नहीं है। हमें आपको कंफ्यूजन है कि शायद ये इंजीनियर है, नहीं है ये इंजीनियर। तो इन्हें यह मालूम था कि टेक्नोलॉजी में चूंकि हमारी बहुत परख नहीं है, ये कोई श्रीधर बेम्बू श्रीधर बेम्बू नहीं है जोहो वाले, तो इनको लगा कि हम आगे कहीं मुश्किल में पड़ेंगे तो टेक्नोलॉजी वाले लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको छोड़ करके ऐसे में चला जाए जिसको हम आसानी से देख रेख कर सकें। वैसे तो मैं मैनिपुलेट शब्द कहता हूं, मैनिपुलेट कर सकें। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को छोड़ करके हाथ अपनाना शुरू किया हेल्थ केयर में। इसके पहले इनका जो फाउंडेशन था ना, वो लर्निंग लाइब्रेरी फाउंडेशन था, लाइब्रेरी एंड लर्निंग फाउंडेशन था। इन्होंने किताबें और इस सबका भी धंधा करने की कोशिश किया था ऑनलाइन, लेकिन अब ये इन्होंने शुरू किया लाइब्रेरी और लर्निंग फाउंडेशन में भी कहां कहां पैसा जा रहा है वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उस पर फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पहले आज हेल्थ केयर पे रहते हैं और भारत सरकार में एंट्री इनकी कब हुई। आप गलतफहमी मत पालिए कि अभी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, मैं बताता हूं। अभी इतना बड़ा देश का पहला घोटाला हुआ जिसने हमारे हेल्थ केयर को तबाह किया, और आज क्या क्या हम भुगत रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। कंपनी का नाम आपने सुन लिया, अब सुनिए। इसका मतलब हुआ कि ये जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो फिलैंथ्रोपी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये साबित हो गया। क्योंकि सभी प्राइवेट कंपनी में, फार्मा की किसी सरकारी कंपनी में नहीं, सरकारी कोई फार्मा की कंपनी है भी नहीं, सारी की सारी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां दुनिया भर की। इन सभी दुनिया भर की फार्मा कंपनियों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन्वेस्ट करती है। अब उसके बाद होता क्या है? होता यह है कि 2000 के बाद, जब 2002 में इनका निवेश हो जाता है, तो 2002 के बाद खेल शुरू होता है। क्या खेल शुरू होता है साहब? अब यकायक वायरस आउटब्रेक होना शुरू हो जाता है, और 2002 से अब तक 30 देशों में वायरस का आउटब्रेक हो गया। एपिडेमिक और पेंडेमिक। एपिडेमिक उसको कहते हैं जो एक दो इलाके में, देश के कुछ हिस्सों में अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं, और जब वो उसका इलाका विस्तृत हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं। बीमारी एक नॉर्मल बीमारी हो गई जो कुछ इलाकों को अपने जद में लिया हुआ है, लेकिन जब वो कुछ इलाकों से बड़े इलाकों में तब्दील हो जाए, तो एक देश में मान लीजिए हो जाए, तो वो पेंडेमिक का रूप ले लेता है। अब इसका कहां कहां लिंक है वो सब बाद में बताएंगे, पहले आप बेसिक बात को समझ लीजिए, तब आपको आसानी होगी समझने में कि घोटाला कितना बड़ा था। उसके बाद 2002 के बाद कितने वायरस, कितने एपिडेमिक और पेंडेमिक का स्वरूप प्रकाश में आया, टाइमलाइन देखते जाइए। 2000 ईस्वी के पहले कुछ नहीं हो रहा है, इवन 2002 के पहले भी कुछ नहीं हो रहा है। 2003 से यह खेल शुरू हुआ, और इस पर प्रयोग करते करते पहला जो पेंडेमिक का खेल शुरू हुआ वो 2009 में आया। H1N1 वायरस आपने सुना होगा, 2009 H1N1 वायरस। फिर दूसरा आया 2012 में, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS आउटब्रेक हुआ 2012 में। इबोला वायरस आया जो एपिडेमिक इन वेस्ट अफ्रीका 2013 से 16 के बीच में।
जीका वायरस आया एपिडेमिक 2015 में, जो अभी भी ऑनगोइंग है। फिर कोविड 19 पेंडेमिक आया 2019 में, और फिर मंकी पॉक्स आउटब्रेक हुआ 2022 में। अब ये इस बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? अब इस बात को आपको समझने में कोई आपत्ति हो रही है, कोई दिक्कत हो रहा है, हो रही है क्या? नहीं। 2000 में एक फाउंडेशन प्रकाश में आता है। वो फाउंडेशन 2002 में बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों में निवेश करती है। 2003 के बाद यकायक छिटपुट वायरस आउटब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, और 2009 में एक पेंडेमिक आ जाता है H1N1, जो सीवियर नहीं हुआ, और उसके बाद लगातार H1N1, इबोला, जीका, कोविड 19, एमपॉक्स, ये चलना शुरू हो गया। जो कोविड 19 में सारी स्ट्रेटेजी इनकी कामयाब हो गई। जो 2000 के पहले प्लानिंग थी, वो सारी प्लानिंग 2009 में इन्होंने सफलीभूत कर दिया, क्योंकि ट्रायल इनका 2009 से शुरू हो गया था। 2019 में सफलीभूत कर दिया, 2009 से ट्रायल शुरू हुआ, 2012-13 में, 2015 में, 2019 में, और फिर 2022 में। और 2022 का जो मंकी पॉक्स था, उसमें भी कहा गया था कि ये कंसर्न, WHO ने उसको डिक्लेयर किया कि ये बहुत बड़ी महामारी आ जाएगी, और हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था नहीं आएगी। ओमिक्रॉन वायरस आ गया, वो भी ना वेरिएंट, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सब वेरिएंट आना शुरू हुआ। तो माननीय बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रकाश में आने के बाद इतने एपिडेमिक और पेंडेमिक सीरीज में आने शुरू हुए। बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश फार्मा कंपनियों में किया गया, और फिर इतने एपिडेमिक और पेंडेमिक आए। आप समझदार हैं, क्यों आए, कैसे आए, क्या हुआ, आप समझ गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं जिस घोटाले की, ये मैंने आपको सिर्फ पिछली कहानी बताई, जो अगर आप में से बहुत सारे दर्शक जानते होंगे, जो दर्शक नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया। अब एक साल आता है 2006 का। 2006 में कैसे भारत को तबाह करने की पूरी योजना जो बनी थी शुरुआत में, क्योंकि दुनिया का आप समझिए कि एक अकेले भारत की आबादी पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस सबको मिला लीजिए तब भी 80 करोड़ पास नहीं करता है, और भारत कहां पर है? 140 करोड़, और तब भी हम 100 करोड़ पे थे। तो इन लोगों को लगा कि भारत सबसे बड़ा बाजार हो सकता है हेल्थ केयर का, और हेल्थ केयर का बाजार अगर बनेगा तो वहां पर पहले पिच किया जाए। तो उसके पहले ही फाउंडेशन, इन्वेस्टमेंट, दवा कंपनियों में निवेश, ये सब शुरू हो गया था। तो सबकी नजर भारत पर रहती है, तो इन्होंने भी भारत को अपना सबसे बड़ा उपनिवेश, अंग्रेज जब आए थे तो सीधे आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और अब जो ये लोग आ रहे हैं नए नए रूप में आ रहे हैं, रूप बदल कर आ रहे हैं। और कैसे भारत के सरकार ने उस वक्त इनके लिए पलक पावड़े बिछाए, जिन्हें आप कह रहे थे कि मोस्ट ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इस देश के सबसे डिसऑनेस्ट और इस देश को तबाह करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। आज मैं आपको उसका कच्चा चिट्ठा खोल करके दिखा रहा हूं, और केवल यही प्रधानमंत्री नहीं, इस प्रधानमंत्री का पूरा गैंग जिसने इस देश को तबाह किया है। इतना बड़ा घोटाला होता रहा और सबके सब मौन रहे, सबके सब मौन रहे। कैसे मौन रहे वो भी मैं बताता हूं। 2006 का साल आता है, 28 मार्च 2006। दुनिया में पहली बार ऐसी घटना हुई, आज तक ऐसी घटना कहीं नहीं हुई थी। यह अपने देश में नहीं कर सका, अमेरिका में नहीं कर सका जो काम, यहां आकर के कर दिया। अमेरिकी सरकार के साथ जो ये काम नहीं कर सका, भारत में आके कर दिया। फ्रांस में नहीं कर सका, जर्मनी में नहीं कर सका, इंग्लैंड में नहीं कर सका, जापान में नहीं कर सका। इंग्लैंड में तो बहुत सारे ये कुकर्म कर रहे थे, लेकिन भारत में आके कर दिया। क्या किया? आप हैरान हो जाएंगे। हमारे बड़े सारे डॉक्टर्स जो संस्थान में काम कर रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम है कि वो किस संस्थान में काम कर रहे हैं।
जब आप उनसे पूछेंगे कि ये जो एक संस्थान है, इसमें जो आपने काम किया है, ये प्राइवेट है या सरकारी है? अरे क्या बात करते हैं, ये तो सरकारी है। अब उस सरकारी संस्था का नाम क्या है, मैं बताता हूं। 28 मार्च 2006 को भारत सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच में एक करार हुआ, और करार था एक हेल्थ फाउंडेशन बनाया जाए, और उसका नाम दिया गया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PHFI। और इनका जो ऑपरेशन चलता है ना, उस देश के जहां पर ये एंटर करते हैं, वहां पे ये देखते हैं कि कौन कौन डॉक्टर हैं, कौन कौन क्या है, कौन कौन इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके साथ डिनर, उनके साथ बातचीत, बढ़िया बढ़िया बात करके उनको पहले अपने झांसे में लेते हैं। और यहाँ के लोग ये समझ करके, करीब बाप रे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हमको बुला रहा है, उनसे मिलने का लिए, ये तो हमारा सब स्वप्न साकार हो गया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे रिसर्चर्स, हमारे प्रोफेसर सोचते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी हमको बुला रहा है, मेरा सपना साकार हो गया, आज ही चलो, वो बुला रहे हैं, आज ही मिल लो। उसमें से कुछ ऐसे लोग मिले जो इनके खेल को आगे बढ़ाया। एक नाम है डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। वैसे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स दिल्ली के एक कार्डियोलॉजिस्ट रहे, लेकिन जैसे ही ये कार्डियोलॉजिस्ट बिल गेट्स के संपर्क में आते हैं कि यकाएक ये एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हो जाते हैं, महामारी विशेषज्ञ भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी डॉक्टर, एक क्लिनिशियन को उठाना था, ऐसे किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट को नहीं उठाना था जो एथिक्स के साथ काम करे। तो ऐसे किसी कार्डियोलॉजिस्ट, क्लिनिशियन को उठा लीजिए जो जाकर के एपिडेमियोलॉजी का भी काम देख